तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 11th मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 80 प्रश्न है जो पूर्णतः बीएसएससी पैटर्न पे आधारित है। आगे बढ़ने से पहले दो खास बातें। पहला, ये लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। कौटिल्य ने रचना की थी। अच्छा, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त है, तो इनका रचना क्या है? ये अर्थशास्त्र जो राजनीति पे आधारित है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? देखो, दो लोग हैं, अमीर खुसरो और हसन दहलवी, दोनों निजामुद्दीन औलिया के, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां का कुछ और जो इम्पोर्टेंट उसने निर्माण करवाए थे उसमें है लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद इत्यादि शाहजहां के द्वारा ही निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे, तो सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। अगला प्रश्न है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह ये कौन थे? बहादुर शाह जफर। 1857 में जो सिपाही विद्रोह होता है उसमें इनको रंगून भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी? तो कस्तूरबा गांधी ये महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और 1757 में 23 जुलाई 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना के जो हुकूमत थे वो लॉर्ड क्लाइव थे, वही लॉर्ड क्लाइव जो द्वैत शासन को लगाया था। दूसरा इधर सिराजुद्दौला था, तो सिराजुद्दौला क्या होता है, इनका जो सेनापति होता है मीर जाफर और इनकी मौसी होती है घसीटी बेगम, इन दोनों ने इनको धोखा दे देता है, जिसके वजह से युद्ध में हारा और मारा जाता है सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक, देखो क्या है, दोनों, माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो जाते हैं क्या? जन्मजात नागरिक। अगर कोई भी एक हम यहाँ का नागरिक है तो हम क्या हो जाएंगे? जन्म से हम नागरिकता मिलेगा हमको, यहाँ जन्म से हम नागरिकता के हकदार होंगे। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें, देखो वह क्या है, समान नागरिकों की भागीदारी होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती है, तो नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो ये नगर निगम कहलाता है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी या बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। चलो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक है, तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए थे? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। पहला, समानता का अधिकार जिसको राइट्स टू इक्वालिटी बोलते हैं, ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार जिसको राइट्स टू फ्रीडम बोलते हैं, ये 19 से 22 में है। तीसरा हो जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये अनुच्छेद कितना है? 23 से 24 में है। चौथा हो जाता है धर्म की स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 में है। पांचवा हो जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये होता है 29 से 30 में। लास्ट वन जो होता है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जिसको बोलते हैं कि संविधान का आत्मा बोलते हैं, इसी आर्टिकल को 32 को बोलते हैं हम लोग संविधान का आत्मा। चलो अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? देखो, ये शोषण के विरुद्ध, शोषण हो रहा है ना उनका, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बात करें संसद की, तो संसद की पार्लियामेंट की बात करें तो वो उसका आर्टिकल कितना, अनुच्छेद कितना है? तो उसका बात करें तो 79। राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में आता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? पद और गोपनीयता की शपथ
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। आप लोगों को कमेंट करना अभी भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है सुप्रीम कोर्ट के। चलो अगला प्रश्न है, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है, तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहले नंबर पे कौन सा है? तो चाइना है। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, जो प्राइवेट जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं उन लोगों का कंट्रोल होता है। तो देखो क्या है, राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता है? नहीं, राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। क्या है अगला? क्या है, वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, तो यहाँ तो गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्या ऑप्शन है, बैंकों का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है। भैया कोई भी गवर्नमेंट बॉडी कंट्रोल नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश अंश बेरोजगारी पाई जाती है, कहाँ पे? तो ये कृषि में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी फसल नकदी? तो ये कपास। प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, भारत बहुल्य में आयात करता है, तो किसका? एलपीजी का। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में उपभोक्ता अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध होगा किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एलोरा की गुफा स्थित है? किस राज्य में एलोरा की गुफा स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। देखो महाराष्ट्र में दो गुफा है, एक एलोरा, दूसरा है अजंता। एक और प्रश्न आता है, इन सब गुफाओं में छोटे छोटे मठ या छोटे छोटे जो गुफा हैं उनका संख्या कितना है? तो बात करें एलोरा की, तो एलोरा में कितना है? 34। और बात करें अजंता की, तो अजंता में 29 है। अगला प्रश्न है, विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? ये टेनिस से है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान ये राजस्थान में है। देख लो यही थार रेगिस्तान है। चलो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पशु है, तो भारतीय राष्ट्रीय पशु ये बंगाल टाइगर, जिसको बाघ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नील नदी गिरती है, नील नदी कहाँ गिरती है? तो देख लो ये विक्टोरिया झील से निकल के भूमध्य सागर में जाके गिरती है। कहाँ पे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक वर्षा के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? मौसिनराम। और मौसिनराम कौन से स्टेट में है? तो ये मेघालय में है, और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। चलो अगला प्रश्न है, कोचीन प्रसिद्ध है, कोचीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जहाज निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? चलो इसको हम लोग मैप से देखते हैं। तो देखो ये है अपना ब्लैक सी। देखो ये ब्लैक सी है, इसके नीचे कौन सा है? टर्की है। सबसे पहले तो देखो ए हो गया नॉर्थ, ए हो गया साउथ, ए हो गया, जब नॉर्थ साउथ हो गया तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ हो गया तो क्या हो जाएगा? ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब देखो टर्की तो यहाँ है, तो टर्की तो होगा नहीं, टर्की का ऑप्शन खत्म। इंग्लैंड, तो इंग्लैंड भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। देखो ये फ्रांस है ना, ये छोटा वाला देश है फ्रांस है, और फ्रांस के दक्षिण में है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में आलू कौन लाए थे? देखो जो आलू लाया था वो गाली खाया था, तो पुर्तगाली। आलू लाया था वो गाली खाया था। चलो अगला प्रश्न है, विवादास्पद पुस्तक लज्जा लिखी गई है, तो लज्जा किसके द्वारा लिखा गया है? ये तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन है एक बांग्लादेशी जो महिला है, वो अभी भारत में रहती है, उनके द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी गीत लिखी गई थी किनके द्वारा? तो ये
व्यास प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम क्या है? तो ये कूट चुनना है। देखो नूरजहां की बहन थी, नहीं नूरजहां की बहन नहीं थी। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा की लेखिका थी, हाँ बिल्कुल है, नूर गुलबदन बेगम जो है वही हुमायूं नामा लिखी थी। अगला है को फतेहपुर सिकरी में दफनाया गया था, नहीं ये नहीं होगा, हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम और हुमायूं नामा लिखी थी। तो क्या हो जाएगा 2 और 4 सही है, 2 और 4 किस में है? तो ऑप्शन सी में हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो शहरी स्थानीय संस्थाओं से, ठीक है, जिसको नगर पालिका नगर परिषद बोलते हैं। और ये 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1993 में हुआ था। अगला प्रश्न है एम खुसरो थे, एम खुसरो क्या थे? ये 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है स्वराज दल का विश्वास था, स्वराज दल का विश्वास किसमें था? तो संपूर्ण स्वराज में उनका विश्वास था। चलो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी से, बिल्कुल सही है। भूपेंद्र नाथ दत्त आज़ाद हिंद फौज पार्टी का गठन किए थे, ये भी सही है। महादेव गोविंद रानाडे जस्टिस पार्टी, नहीं ये एक महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता थे महागोविंद रानाडे, और जस्टिस पार्टी का गठन 3 लोगों ने मिलकर किया था। जस्टिस पार्टी का गठन कहाँ पे हुआ था? तो जस्टिस पार्टी मद्रास में हुआ था। इनके 3 लोग, पहले जो थे CN मुदलियार थे, दूसरा TM नायर थे, तीसरा त्यागराज चेट्टी थे, और एनी बेसेंट तो होम रूल लीग, तो ये तो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संविधान की सूची दिया हुआ है और विषय दिया हुआ है। देखो 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का जिक्र है, तो किससे हो जाएगा? 8वीं का 22 भाषा से हो जाएगा। 10वीं में क्या है? 10 तो दल बदल क्या हो जाएगा? 10 का 2 हो जाएगा। बात करें तीसरी का, तो तीसरी में क्या है? तो शपथ और घोषणा पत्र से संबंधित है, तो 1 का 3। चौथी में तो राज्यसभा की सीटों की संख्या या आवंटन, तो क्या हो जाएगा? देखो हो जाएगा आपका A का 4, A का 3, B का 4, A का 3, B का 4, किसमें है? सी में। देवता हैं ऋग्वेद काल के कौन देवता है? तो ये इंद्र और अग्नि है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 श्लोक उनको समर्पित है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वह कौन थी? तो वह अम्रपाली थी। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग क्या होता है? सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होता है। चलो अगला प्रश्न है एक लड़की बैठे हुए एक झूला झूल रही है, यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की समय अवधि क्या हो जाएगा? वो घट जाता है। देखो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी यहाँ पे शायद मिसिंग है। चलो अगला प्रश्न है 2 रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? रेखीय विस्तार का समायोजित करने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक चमकते धातु की फलक जिसमें खुरदरे काले धब्बे हैं को लगभग 1400 के तक गर्म किया जाता है एवं तुरंत एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो क्या हो जाएगा? जो काला धब्बा होगा अंधेरे कमरे में ले जाएंगे तो ज़्यादा चमकदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फलक के और सभी जगह की अपेक्षा धब्बा उज्ज्वलतर दिखाई देगा। हाँ ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठती है, इन वस्तुओं को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? अति चालक। अगला प्रश्न है यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगुना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा होती है, क्या होता है? चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो उष्मा को क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। हीट इक्वल टू क्या होता है? I² होता है। क्या बोल रहा है? जो विद्युत धारा है उसको 2 गुना कर देना है, तो क्या कर दिए? I था अब 2I कर दिए, 2I किए तो क्या हो जाएगा? 2I का स्क्वायर करेंगे तो हीट जो हो जाएगा वो 4I² हो जाएगा। अब देखो शुरू में क्या था? I² था, अभी कितना है? 4I² है। कितना गुना हो गया? I का 4 गुना हो गया, यानी कितना हो जाएगा? 4 गुनी चौगुनी। देखो ये चौगुनी होगा, इसको आप लोग ठीक कर लेना, चौगुनी, ठीक है, चौगुनी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है एक 220 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है, किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत है, क्या हो जाएगा? देखो किलोवाट घंटा में हम लोग अगर ऊर्जा की खपत निकाले, किलोवाट घंटा यूनिट निकाले तो क्या हो जाएगा? वाट गुने घंटा बटे 1000। कितना है?
कितना वाट का है, 50 वाट का है। कितना घंटा चल रहा है, 22 घंटा चल रहा है, बटा 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 1.1 आ जाएगा, 1.1 किलोवाट घंटा। चलो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है। तो देखो परमाणु के द्रव्यमान को क्या निर्धारित करता है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है, किस लिए, तो न्यूट्रॉन के गति को कम करने के लिए भारी जल का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे बहुल्य तत्व है, कौन सा तत्व है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, तो जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, तत्वों जिनके विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु सब समान द्रव्यमान संख्या है कहते हैं। देखो जिसके क्या है, विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या, जिसका द्रव्यमान संख्या समान है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे समभारिक। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, भार समभारिक, देखो समभारिक को क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। समभारी के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं तथा द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। अब देखो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है और उसके जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक जो नंबर होते हैं वो क्या भिन्न भिन्न होते हैं। देखो भार बोल रहा है समभारिक, यानी भार जो उसका भार होगा वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये दोनों का देख रहे हो, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। फिर यहाँ देखो ये दोनों का क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन इसका भार जो है वो बिल्कुल क्या है, समान है। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ याद कैसे रखना है। जैसे बोले समभारिक, अच्छा भार बराबर है तो ऊपर वाला बराबर हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा समभारिक या आइसोबार। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है, केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में क्या होता है, द्रव्यमान में घटाव हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उच्चतम गलनांक है, किसका उच्चतम गलनांक है, तो उच्चतम गलनांक NaCl का है, क्या हो जाएगा NaCl। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा, तो कौन सा विखंडित हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट विखंडित हो जाएगा और सब क्या रहेगा, और सब विखंडित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है, कौन सा हो जाएगा, तो फेनोल्फथैलीन। फेनोल्फथैलीन क्या होता है, ये अच्छा सूचक होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा, लोहा के तार को कॉपर सल्फेट के घोल में अगर रख दोगे तो तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो किसके रूप में, तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। देखो जल का क्वथनांक क्या होता है, तो वह तापक्रम जिस पे जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे जल का क्वथनांक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं, तब इस घटना को क्या कहते हैं, तब इस घटना को कहते हैं परासरण। चलो अगला प्रश्न है, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, कोलाइडी को किस तरह जानते हैं, तो द्रव स्नेही के रूप में। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो किसका, तो ये कार्बन डेटिंग पद्धति का हम लोग यूज करते हैं। चलो जिसको C14 बोलते हैं, C14 कितना, C14, इसी को कार्बन डेटिंग पद्धति बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक का अर्धायु 20 दिन है, यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है, वस्तु को 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिन बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन होगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो अगर क्या बोल रहा है 20 दिन में वो आधा रह जाता है, यानी अर्धायु का परिभाषा से क्या होगा, 20 दिन में आधा रह जाता है तो कितना रह जाएगा, 1/2 मात्रा रह जाएगी, तथा अगले 20 दिन में क्या होगा, तो अर्थात प्रारंभ से कितना दिन हो गया। देखो शुरू में क्या था 20, अर्धायु का मतलब क्या होता है, 20 दिन में आधा रह जाएगा, यानी शुरू से 20 दिन में हाफ रह जाएगा, तो फिर अगले 20 दिन में क्या होगा, शुरू से 40 दिन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 मात्रा शेष रह जाएगा। अच्छा 1/4 तो कितना हो जाएगा 1/4 और कितना ग्राम था, 100 ग्राम था, तो कितना बचेगा 25 ग्राम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर 25 ग्राम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपचयन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? तो सबसे अधिक धन विद्युत तत्व कौन सा है? तो ये सीजियम होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ होता है, शुष्क बर्फ है क्या है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, हीरा है, हीरा क्या होता है? तो हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है, पहला सोपान क्या है? तो पहला सोपान जल का प्रकाश अपघटन होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है, तो क्या हो जाएगा? ये अजोटोबैक्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फफूंदी की संचित खाद्य पदार्थ है, फफूंदी में संचित हो जाएगा, संचित खाद्य पदार्थ है, तो क्या हो जाएगा फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ? ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। अगला प्रश्न है, अफीम पाया जाता है, अफीम किस में पाया जाता है? तो अफीम पपवार सोमनीफेरम से पाया जाता है, प्राप्त करते हैं। ठीक है, आज इस टेस्ट सीरीज में इतना ही। आप लोग ऐसे ही मॉक टेस्ट के लिए विजिट करते रहिए। हम लोग टोटल बिहार एसएससी के 60+ मॉक टेस्ट अभी हम लोग करने वाले हैं। जब तक डेट नहीं आता है तब तक इतना करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग एक बार डेट आ जाए, लॉकडाउन खत्म हो जाए तो और सब चीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स वगैरह बीच बीच में मैं सेशन डालते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।